वह अपने मरे हुए पति का मुआवजा लेने के लिए सरकारी दफ्तर में यहाँ वहां दौड़ रही थी। और फिर जब बड़े साहब की नजर रनिया पर पड़ी, तब उसने उसकी जवानी को देखते हुए कहा, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन वह पैसे मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर दूंगा। और जब बड़े साहब रनिया के घर पर आए, तो उस दिन ठंड के मौसम का फायदा उठाकर उसने रनिया के साथ वह काम किया कि रनिया कितनी खुश थी अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर। अभी अभी तो उसने अपने मुरझाए हुए चेहरे पर गुलाबों की पंखुड़ियों जैसी मुस्कान देखी थी। अभी अभी तो उसके अंदर जवानी ने अंगड़ाइयां लेना स्टार्ट किया था। अभी तो वह ठीक से खिल भी नहीं पाई थी कि ना जाने किसकी नजर लगी और वह एक सूखे पत्ते की तरह मुरझा सी गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर भर सातों जन्म तक उसका साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी उसे छोड़कर चला जाएगा। जब रनिया शादी करके अपने ससुराल आई थी, वह कितनी खुश थी। खुशी के मारे उसका चेहरा चांद सितारों की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग से ही लाली आ गई थी। वह हद से ज्यादा खुश थी श्यामू को अपनी जिंदगी में पाकर। उसका पति श्याम उसे जी जान से प्यार भी तो करता था। श्यामू हर वक्त कोशिश करता रहता था कि रनिया को वह किसी तरह का कोई दुख ना होने दे। वह रनिया को महारानी की तरह बनाकर रखता था। वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करता था। उसे जो भी काम मिलता था वह उसे बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। वह खुद सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अपनी पत्नी रनिया को उसने दुख क्या होता है इसका एहसास भी नहीं होने दिया था। वह रनिया को बहुत ही प्यार से रखता था। मोहल्ले वाले रनिया की एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते थे, पर ना जाने किस मनहूस की नजर लग गई कि रनिया के जीवन में सभी कुछ तहस नहस हो गया। एक दिन जब श्यामू खेत पर काम कर रहा था, उसी वक्त एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और फिर तुरंत ही श्यामू की मौत हो गई। बेचारी रनिया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कल तक रनिया जो महारानी की तरह सज सबर कर इठलाकर चलती थी, आज बेचारी को विधवा की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसके जीवन में यह दिन आएगा। श्यामू उसे छोड़कर भगवान के पास जा चुका था और तोहफे के रूप में वह अपना वारिस रनिया की गोद में छोड़ गया था। रनिया के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसों का कारोबार सभी कुछ श्यामू करता था। रनिया जो चीज भी श्यामू को कहती थी, वह चीज लाकर श्यामू उसे तुरंत दे देता था। लेकिन आज जब श्यामू की मौत हो गई, तब उसके अंतिम संस्कार के लिए भी रनिया के पास पैसे नहीं थे। उसने बहुत ही मुश्किलों के साथ कर्ज लेकर श्यामू का अंतिम संस्कार किया। किसी तरह श्यामू का अंतिम संस्कार कर देने के बाद अब रनिया के दिमाग में बस कर्ज चुकाने की बात आ बैठी थी। अब रनिया बिल्कुल ही घबराने लगी थी। वह किस तरह से साहूकार का कर्ज चुकाएगी। आहिस्ता आहिस्ता घर में जो भी राशन थे, सभी समाप्त हो चुके थे। आज श्यामू को गए हुए 15 दिन हो गए थे। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रनिया को अब भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब वह अपने सामने अपने बेटे को भूख से तड़पते हुए देखी थी, तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगता था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था आखिर वह करे भी तो क्या करे। जिस रनिया की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही रनिया अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। उसे यह काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह करती भी तो क्या करती। वह अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी। जब वह मजदूरों के बीच में काम करती थी, तब गांव के आवारा लड़के उसे देखकर छींटाकशी भी करते थे, लेकिन रनिया उन सब की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वह सुनती तो थी सभी की बात, लेकिन लोगों को अनदेखा करके और अपनी किस्मत को कोसकर चुप हो जाती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, सरकारी दफ्तर चले जाओ, वहां पर तुम्हें श्यामू के मरने का 10,000 मिलेगा। मैंने वहां पर सारा सेटिंग कर दिया है, बस तुम्हें बड़े साहब से मिलना है और उसे 10,000 ले लेना है। अगले दिन रनिया सुबह सुबह ही बड़े साहब के दफ्तर पहुंचकर उसे अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बड़े साहब ने पहले तो रनिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, मुंह बनाया और फिर उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा और उस पर रनिया के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। आज रनिया बहुत ही खुश थी और बार बार मुखिया और बड़े साहब को धन्यवाद दे रही थी। फिर 10 दिन के बाद रनिया बड़े साहब के दफ्तर पहुंच गई। वहां पर बड़े साहब ने रनिया को बड़ी अदब के साथ कुर्सी पर बैठने के लिए कहा।
आज रनिया बहुत ही खुश थी और वो मन ही मन बड़े साहब और मुखिया जी को धन्यवाद दे रही थी। एक हफ्ते बाद फिर रनिया बड़े साहब के दफ्तर पहुंच गई। बड़े साहब ने उसे देखते ही बड़े अदब के साथ कुर्सी पर बैठने को कहा, लेकिन रनिया ने कहा, नहीं साहब, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकती हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार बड़े साहब ने उठकर रनिया का हाथ पकड़ लिया और उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है, अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी रनिया के चेहरे पर चमक थी। वह तो मन ही मन खुश हो रही थी और यह सोच रही थी कि आज उसे रुपये मिल जाएंगे। उधर बड़े साहब का काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से रनिया का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। बड़े साहब के मन में क्या चल रहा है, इस सब से रनिया बिल्कुल ही अनजान थी। तकरीबन 1 घंटे बाद बड़े साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक एक नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर तुम्हें अकेले में रुपया दे दूंगा। बड़े साहब की बात सुनकर रनिया थोड़ी उदास तो जरूर हुई, लेकिन फिर बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। इतना कहकर रनिया मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज रनिया ने अपने घर को अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखा था। वह सुबह से अपने काम में लग चुकी थी। पहली बार उसके घर पर कोई बड़ा आदमी आने वाला था। उसके स्वागत में रनिया कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती थी। आज उसने अपने टूटे फूटे कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाकर रखा था। घर में जो भी सामान था उसे उसने पुराने कपड़ों से ढक दिया था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े साहब आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। पहली बार कोई मेहमान घर पर आ रहे हैं तो बिना कुछ खाए पिए कैसे जा सकते हैं। आखिर सब मेरे लिए कितना कर रहे हैं, वह पैसे देने के लिए मेरे घर तक आ रहे हैं, मुझे भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखने देना चाहिए। ठंड का मौसम था, बहुत सारे लोग खेतों में काम कर रहे थे और बहुत सारे अपने घर के अंदर दुबक कर बैठे हुए थे। ठंड अधिक होने के कारण चारों तरफ सन्नाटा था। बड़े साहब दोपहर ठीक 12 बजे रनिया के घर पहुंच गए। रनिया ने बड़े अदब से बड़े साहब को बिठाया। आज उसने भी साफ सुथरे कपड़े पहन कर रखे थे, जिस कारण वह काफी खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिनों के बाद आज रनिया ने अपने आप को सजाया था। नहीं तो श्यामू के जाने के बाद रनिया अपने आप को सजाना भूल ही चुकी थी। आज उसने गालों पर पाउडर और मांग में एक छोटी सी काली कलर की बिंदी भी लगाई थी। उसने बालों को भी बहुत ही अच्छी तरह से बनाया था, जिस कारण से रनिया आज बेहद खूबसूरत दिख रही थी। बड़े साहब के बैठते ही रनिया कहने लगी, साहब बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। ठंड बहुत ही ज्यादा है, चाय पीने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रनिया ने यह बात बहुत ही मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा था। बड़े साहब बोले, अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ। लेकिन बड़े साहब की बात सुने बिना ही रनिया चाय बनाने के लिए अंदर कमरे में चली गई। उधर आज रनिया को देखते ही बड़े साहब के अपने होश हवास खो बैठे थे। आज रनिया का यह रूप देखकर अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका ध्यान बार बार रनिया के गठीले बदन पर चला जा रहा था। अब तो उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, वह किस तरह से रनिया को अपनी बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्द ही रनिया चाय लेकर आ गई, लेकिन बड़े साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और रनिया को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। रनिया को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसको लेकर बड़े साहब के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह उसकी गिरफ्त में छटपटाने लगी और कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं साहब, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन बड़े साहब ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, देख रनिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि रनिया ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बड़े साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन रनिया बिफर गई और बड़े साहब के चुंगल से छुटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि
मैं भीख मांगकर श्यामू की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। रनिया के इस रूखे बर्ताव से बड़े साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी ना था कि रनिया इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर रनिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन रनिया चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी और आज तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे का नकाब उतार कर रख दूंगी। तुम ये बिल्कुल मत भूलना कि रनिया विधवा है तो किसी की भी बातों में आ जाएगी। रनिया सिर्फ श्यामू की थी और श्यामू की ही बनकर रहेगी। रनिया का रूप देखकर बड़े साहब एकदम से घबरा गए। उसे रनिया से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और अब बड़े साहब वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।